नमस्कार दोस्तों, आज हम रीडिंग करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक लिखी हुई है। लेखक विचारवंत डॉक्टर ईश्वर भाई जोशी, PhD साइकोलॉजी। मुखपृष्ठ सजावट एवं रेखाचित्र डॉक्टर ईश्वर भाई जोशी। पढ़िए हिंदी, बोलिए अंग्रेजी, ऐसा इसका टाइटल इन्होंने दिया हुआ है। मतलब कि इस किताब में अंग्रेजी उच्चारण भी हिंदी में दिए हुए हैं। यह किताब व्याकरण नहीं सिखाती। यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स नई किताब, नई सोच, नई विचारधारा है। एक अनुक्रमणिका के ऊपर हम नज़र डालते हैं। इससे भी पहले बहुत ही सुंदर लेखक ने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। चैरिटी। यह किताब हम गरीब विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते हैं हेतु NGO, सहकारी संस्था, अमीर और प्रतिष्ठित लोग, इन सब से विनती है कि इस किताब की हजार प्रतियां छापकर गरीब एवं ग्रामीण विभाग के विद्यार्थियों में कम से कम कीमत पर इसे वितरित किया जाए। आप व्यक्तिगत नाम से, स्कूल या संस्था के नाम से भी इसे छाप सकते हैं। इस किताब का कोई भी हिस्सा कहीं पर भी आप छाप सकते हैं। केवल लेखक की पूर्व अनुमति आवश्यक है, परमिशन लेना ज़रूरी है। लेकिन लेखक आपको कहीं पर भी रोकते नहीं हैं। केवल इसका मिसयूज़ नहीं हो, ये इसके पीछे की धारणा है। अनुक्रमणिका। पहला मुद्दा है क्यों, फिर है व्याकरण और बदलते स्पेलिंग्स, फिर है महिलाओं के लिए, फिर है इस किताब के बारे में, फिर प्रस्तावना, फिर घरेलू संवाद, फिर हाउ टू स्टडी डॉक्टर के पास, हाउ टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, हवाई सफ़र में अंग्रेजी वार्तालाप, फर्स्ट क्लास AC रेलवे टिकट बुकिंग, 5 स्टार होटल की चाय, सिनेमा टिकट बुकिंग, परचेसिंग अ बुक, परचेसिंग मोबाइल फ़ोन इन अ मॉल, डायलॉग विथ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, अ मैरिज प्रपोजल, डायलॉग विथ योर चाइल्ड इन मॉर्निंग, महिलाओं के लिए, पति को बुलाने के लिए, क्लाइंट से बात, और फिर अंत में लेखक के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में खास करके मैं जिसको पढ़ूंगा, लेखक के जो क्रांतिकारी विचार है, अलग प्रकार के विचार है, उनको मैं पढ़ूंगा। किताब के अंदर का गोशवारा जहाँ पर वो अंग्रेजी सिखाते हैं, इसको मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। उसके लिए आपको लेखक को गुरु दक्षिणा देना ज़रूरी है, किताब को खरीदना ज़रूरी है। लेकिन इसके बीच में उसके जो विचार है वो दोस्तों सुनने लायक है, विचार करने लायक है। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग की दुनिया की ज्ञान गंगा अलग अलग किताबों से लैस होकर बह रही है, तो फिर हमारे द्वारा एक और किताब का प्रयोजन क्यों? इसके पीछे हमारी क्या भूमिका है? इसके कुछ विशेष कारण हैं। यह इसके लिए हैं क्योंकि हमने बाजार में स्लो, फास्ट या रैपिडली सिखाने का दावा करने वाली किताबों को हमने देखा, उनका अध्ययन किया। फिर मेरे अंदर का सकारात्मक मनुष्य एकदम बेचैन हो गया। इन उपलब्ध किताबों में शायद कोई अंग्रेजी बोलना सिखाता भी होगा, लेकिन इन किताबों से मिलने वाला जीवन विषय ज्ञान अत्यंत नकारात्मक है। इन लेखकों के उदाहरण अत्यंत नकारात्मक है। अपघात, बाजार की मंदी इत्यादि की चर्चा वे करते हैं। मुझे तो लगता है जैसे कि यह लेखक जिंदगी से ऊब चुके हैं, जिंदगी से हार चुके हैं। इसलिए केवल बालबोध स्कूल टीचर के जैसे उन्होंने जैसे तैसे किताब लिखकर छोड़ी है, बस अपना काम निपटा दिया है, जिसमें पढ़ने वाले को मज़ा नहीं आ रहा है, अंदर से कुछ प्रेरणा महसूस नहीं हो रही है। अनेक पाठकों ने बताया कि सर, किताब तो ली, लेकिन 10 पन्ने पढ़ते पढ़ते इतने परेशान हो गए कि अब वो किताब घर के किस कोने में पड़ी होगी हमें ही मालूम नहीं। दूसरा कारण यह है कि यह रैपिडली सिखाने का दावा करने वाली किताबें मनोरंजक नहीं हैं। 5वीं कक्षा के भूगोल
गणित के जैसे यह भी एक बेजान टेक्स्ट बुक और रसहीन किताब बनकर रह जाती है। तीसरा कारण यह है कि भाषा सिखाने के लिए यह गुरु सबसे पहले चमत्कारिक रीति से व्याकरण सिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती यही है। याद कीजिए कि हम अपनी मातृभाषा हमारे बचपन में कैसे सीखे थे। क्या हमें अपनी माँ ने सबसे पहले हमें व्याकरण सिखाया था? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमने शब्द और व्यक्ति या वस्तु इनका संबंध पहचाना। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम माँ बोलना सीखे थे। माँ शब्द एक भावनादर्शक उच्चारण है। जैसे गाय का बछड़ा, बिल्ली या कोई भी बछड़ा जब अपनी माँ को पुकारता है तो गौर से सुनिए, उसकी आवाज़ में माँ उच्चार सुनाई देगा। उसके बाद हम आकारांत शब्द सीखे, जैसे कि मामा, दादा, बाबा इत्यादि। यह सीखने के बाद हम पानी, रोटी इत्यादि बोलना सीखे। शायद तभी हमारी खुद की अलग डिक्शनरी, अलग शब्द संग्रह था। हम रोटी को रोटी नहीं, ता या ना ऐसे ही कुछ कहते थे। तो तभी हमारी माँ क्या हमें व्याकरण के नियम सिखाती थी? नहीं। बाद में हमें प्रशिक्षण मिला घर में रखी हुई चीज़ों को पहचानने का। फिर उसके बाद हम अड़ोस पड़ोस की चीज़ों को जानने लगे, पहचान कर बोलने लगे। उसके बाद हम स्कूल गए, फिर धीरे धीरे व्यवहार, फिर व्याकरण। अब इंग्लिश सिखाने वाले लोग इससे बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। ये इंग्लिश सिखाने वाले लोग सबसे पहले आपको व्याकरण सिखाने की कोशिश करते हैं। व्याकरण नाम की तलवार हाथ में लेकर वो आपके और अंग्रेजी के बीच में खड़े रहते हैं और एक जंग छेड़ देते हैं कि कैसे तू अंग्रेजी बोलने का प्रयास करेगा, मैं देखता हूँ। व्याकरण के वार से मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, खबरदार। अगर इंग्लिश बोलते वक्त आप छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं तो उनकी कुत्सित हंसी उनके चेहरे पर छा जाती है। उसे हम पहचान भी पाते हैं और वाकई अंग्रेजी बोलने की हमारी इच्छा शक्ति मर जाती है। हमारे मानवीय जनसमुदाय के भाषिक आदान प्रदान का हमने गहरा अध्ययन किया तो हमें कुछ दिलचस्प बातें पता चली। किसी भी भाषा के साधारणतः कितने वाक्य हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं? यह जानकर दोस्तों आपको हैरानी होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 वाक्य ही मूल रूप से बोलते हैं। उन वाक्यों में सिर्फ नाम बदलता रहता है। इन वाक्यों में इस्तेमाल होने वाले किमान शब्द कितने हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 बस। तो क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ 40 वाक्यों को हमने याद रखा तो हम अंग्रेजी भाषा भी सीख सकते हैं? जवाब है हाँ। किंतु अंग्रेजी भाषा बोलना सीखते वक्त शुरुआत में ही व्याकरण सीखने की कोशिश ना करें। और एक रहस्य हम आपको बताना चाहते हैं। सभी हिंदुस्तानी भाषाएं अपने आप में अत्यंत समृद्ध हैं। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, हमारे पास बहुत शब्द है। अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है अलग और बोली जाती है अलग। उनके पास एक ही उच्चारण के अलग अलग शब्द होते हैं। उदाहरण के तौर पर राइट, फेयर, प्रिंसिपल, वीक, ऐसे बहुत सारे शब्द। इसके लिए लिखते वक्त व्याकरण का विचार ज़रूर कीजिए, किंतु बोलते वक्त व्याकरण को लेकर डरिए मत। इसीलिए अंग्रेज लोगों का आपने निरीक्षण किया तो वे लोग शब्दों के साथ साथ कंधे उड़ाएंगे, हाथ ज़्यादा हिलाएंगे या चेहरे के स्नायुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हुए नजर आएंगे। क्या आपने महसूस किया कि ऊपर अंग्रेज शब्द पढ़ते ही आपके मन में कहीं दूर एक नकारात्मक भाव पैदा हुआ? चर्चा जारी है, ध्यान रहे। सारांश यह है कि आप विश्व की कठिन से कठिन भाषा को अपने जीभ पर रखे हुए हैं और वो है हिंदी। और विश्व की सबसे आसान भाषा है अंग्रेजी। तो बताइए, क्या इस आसान भाषा में आप बात नहीं कर पाएंगे? ज़रूर कर पाएंगे। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई ना? होनी चाहिए। जो इंसान शेरनी को अपने काबू में रख सकता है, क्या वो एक बिल्ली को काबू में नहीं रख सकता है?
ज़रूर कर सकता है, लेकिन एक छोटा सा मानसिक अवरोध है, उस पर हमें विजय प्राप्त करना है। उस मानसिक अवरोध की व्याख्या हमने की है व्याकरण फोबिया नाम से। फोबिया एक मानसिक संकल्पना है, उसे काल्पनिक भय या दुर्भीति कहा जाता है। यह व्याकरण फोबिया आता कहाँ से है, इसका हमने एक सर्वेक्षण किया। हजारों लोगों से हमने संवाद किया। जिंदगी में सबसे पहले हमारी मुलाकात अंग्रेजी भाषा के साथ हुई जब हम 5वीं 7वीं कक्षा में थे। उस वक्त तक उज्जवल हिंदुस्तान का इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा था, जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर महात्मा गांधी जी तक का इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा था, जिसके कारण हमारे नन्हे से दिमाग पर संस्कार हुए जाज्वल्य देश प्रेम के, जिससे हम अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे लड़े इसकी शौर्य गाथाएं अंकित हुई। वो नन्हा सा बालक कई बार कल्पना में हाथों में तलवार लेकर अंग्रेज सार्जेंटों से लड़ा भी, कई बार गांधी जी के साथ सत्याग्रह में शामिल भी हुआ, और अचानक उन्हीं दुश्मनों की भाषा दत्त जैसे सामने प्रकट हो जाती है। अब यही भाषा आपकी तारणहार हो जाती है कि अब कामयाब बनना है तो मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। इतिहास की क्लास खत्म होते ही अंग्रेजी की क्लास शुरू हो जाती है और मास्टर जी कहते हैं, बेटा अंग्रेजी भाषा के अलावा ज़िंदगी कामयाब नहीं बनेगी। जिन अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे मन में तिरस्कार डाला गया, जो 5वीं से 10वीं तक धीरे धीरे बढ़ता ही गया, उन्हीं की भाषा को सीखना यह नन्हे से दिमाग में भयंकर उथल पुथल मचा देता है। एक जगह पर अंग्रेज़ों के खिलाफ नकारात्मक मानसिकता तैयार की जाती है, जबकि यही शिक्षा प्रणाली हमें दूसरी जगह पर उन्हीं की भाषिक गुलामी करने पर मजबूर करती है। यह शिक्षा प्रणाली का विरोधाभास अनेक विद्यार्थियों को बेचैन करता है। मन के अंदर कि इस आग में घी डालती है हिंदी की क्लास, जिसमें सिखाया जाता है मातृभाषा में ही संपूर्ण ज्ञान देना चाहिए। कुछ कविताएं भी होती है, विलायती भैंस में भौंकते हैं कुत्ते। अब इन सब बातों का हमारे नन्हे से दिमाग में दही जमने लगता है। हमारे तथाकथित शिक्षा विशारद इस उलझन से इस समाज को कैसे आगे ले जाएंगे, ऊपर वाले को ही मालूम, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भयंकर गलतियां हैं। इसकी भनक भी वातानुकूलित कार्यालयों में बैठे धुरणों को शायद नहीं है, लेकिन इससे हमारी पीढ़ियों का नुकसान हो रहा है, इतना निश्चित। हम केवल यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। जब हम 5वीं 7वीं में विद्यार्थी थे, तब हमें हमारी मातृभाषा का व्याकरण सिखाया जा रहा था, और ठीक उसी वक्त हमें अंग्रेजी भाषा उसके व्याकरण के साथ में पढ़ाई जा रही थी, जो हमारे दिमाग के ऊपर से जा रहा था। तब मास्टर जी से लेकर सभी बच्चों ने सबने हमारी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया था। तब से व्याकरण का यह डर हमारे जहन में बैठ गया है, ठीक उसी डॉक्टर के सुई के जैसा, जिससे बड़े बड़े 30 मार खा भी डर जाते हैं। डॉक्टर की सुई असल में कितना दर्द पैदा करती है? मात्र चींटी के काटने पर जितना होता है उतना ही। और हम कितना दर्द सहने की हिम्मत रखते हैं? अगर हमारा हाथ या पैर भी टूट जाए तो भी हम उसे सहेंगे। फिर इतने डेरिंगबाज व्यक्ति में सुई के प्रति भय कहाँ से आया? क्या इतना सा दर्द हम नहीं सह पाएंगे? ज़रूर सह पाएंगे। मान लीजिए किसी का पाँव भी फ्रैक्चर हुआ तो भी हिम्मत के साथ वो दवाखाने तक चलता हुआ जाएगा, किंतु डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन निकालते ही हम चिल्लाने लगते हैं। क्यों? हमारे बचपन में जब हम रोते थे या किसी चीज़ के लिए जिद करते थे और किसी की नहीं सुनते थे, तब हमारी नानी या दादी माँ हमसे कहती थी, आने दो डॉक्टर को, तुमको एक सुई लगाएंगे, फिर तुम्हें बहुत दर्द होगा। फिर हम कहते थे, नहीं नहीं मुझे इंजेक्शन मत दो, मैं जिद छोड़ देता हूँ। फिर क्या है, दादी या नानी की यह बात हमारे जहन में यूँ रिकॉर्ड हो जाती है
कि ज़िंदगी भर हम इंजेक्शन से डरते ही रहते हैं। यही होता है हमारी अंग्रेज़ी के पढ़ाई के साथ। चुपके से हमारे जहन में ग्रामर फोबिया आ जाता है। गलती है एजुकेशनल सिस्टम की, लेकिन सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। चलिए कोई बात नहीं। अब आप बोलेंगे सर जी विश्लेषण तो हुआ, अब उपाय बताइए। उसी की दोस्तों चर्चा हम कर रहे हैं। हम पुनश्च मनुष्य के भाषिक विकास की तरफ रुख करेंगे और कुदरतन हम भाषा सीखेंगे। जब आप हिंदी बोलने लगे तो शायद आप 1.5 साल के थे, फिर आप बोलते ही रहे 9 से 10 साल तक। सीखते सीखते आपने बहुत गलतियां की, इसलिए हम बोलना शुरू करेंगे एक नन्हे बालक के जैसे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम शुरुआत करेंगे घर से ही। घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम 1-2 वाक्य ही बार बार दोहराते हैं। उदाहरणार्थ, मेरा मोबाइल कहाँ है? फिर मोबाइल के बाद पेन, रुमाल, घड़ी, पैसे, चप्पल, चाबी इत्यादि हम पूछते हैं। हाँ, मोबाइल यह एक नाम है और वस्तुओं के नाम यानी प्रॉपर नाउन किसी भी भाषा में वही होता है, वो बदलता नहीं है। अब यही अंग्रेजी में दोहराइए, वेयर इज़ माई मोबाइल। अब मज़ा यही से शुरू हो जाती है। अब दोहराइए, वेयर इज़ माई पेन, वेयर इज़ माई वॉच, वेयर इज़ माई की। इन वाक्यों में वेयर इज जैसा कि वैसा ही रहा, केवल नाम बदले। कितना आसान। भाई गलती से आप बोले वेयर इज़ माई शूज़, तो माँ या पत्नी शूज़ कहाँ है वो नहीं बताएंगे क्या? ज़रूर बताएंगे, परंतु सनातन व्याकरण के अनुसार आपने पूछना चाहिए था वेयर आर माई शूज़। मज़ेदार बात यह है मित्रों, हम भारतीय लोग शुद्ध अंग्रेजी बोलते ही नहीं हैं। हम भाषांतरित अंग्रेजी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, परंतु उसे ज़्यादा महत्व ना देते हुए भाषा यह संवाद का एक माध्यम है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेहमानों को हम पूछते हैं चाय लोगे क्या? यही अंग्रेजी में पूछते हैं डू यू ड्रिंक टी। यह व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। यहाँ पूछना चाहिए था वुड यू लाइक टू हैव सम टी। अब दूसरा मज़ेदार उदाहरण ले रहे हैं, बरसात गिर रही हैं, इसे हम कहते हैं रेन इज़ फॉलिंग, परंतु यह गलत है। यहाँ बोलना चाहिए था इट्स रेनिंग। लेकिन अगर हम व्याकरण दृष्टया गलत बोले तो क्या बरसात रुक जाएगी? या आप जो बोलना चाहते हैं ये सामने वाले को समझ में नहीं आया क्या? आया। अरे कम्युनिकेशन ज़रूरी है, डरिए मत। व्याकरण के महारथी छुपकर बैठे हैं आपको डराने के लिए। वे आपके मन में अंग्रेजी भाषा का भयगंड निर्माण करेंगे, सावधान। मैंने कमिश्नर लेवल के क्लास 1 अधिकारियों को ग्रामर फोबिया से ग्रसित होते हुए देखा है। वे अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ 2 शब्द अंग्रेजी में बात करनी होती है तो उनके पसीने छूटते हैं। हमारे मानवीय भाषिक संशोधन सर्वेक्षण से पता चला कि किसी भी भाषा को मूलतः व्याकरण होता ही नहीं। अगर आप गौर करेंगे तो ग्रामीण भारत में जो भाषा बोली जाती है उस हर एक भाषा में गालियाँ भी होती है। उसमें उल्टे पुल्टे शब्दों के पुंज भी है जिसे मुहावरे या कहावत कहते हैं। उस ग्रामीण भाषा को शहरवासी लोग शायद नीचे की स्तर पे देखते हैं। हम यहाँ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमने व्याकरण के नियमों का पालन बोलते वक्त नहीं किया तो क्या होगा। मान लीजिए बोलते वक्त आपने कहा वेयर इज़ माई चश्मा, तो क्या यह भाषा गलत है? बिल्कुल नहीं। अब हमारी मातृभाषा में आप यानी समाज 60% अंग्रेजी शब्द घुसेड़ चुका है, तो अब अंग्रेजी बोलते वक्त मेरी मातृभाषा का 1-2 शब्द आया तो क्या कोई बहुत बड़ा पाप हुआ? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन स्वयं घोषित अंग्रेजी के पंडित आप पर हंसेंगे, फिर आप कभी भी जिंदगी में अंग्रेजी बोलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इस कंप्यूटर के युग में हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां अंग्रेजी बोलना जानना अनिवार्य हो गया है। संपूर्ण विश्व का मानव संगणकीकरण हो रहा है।
संपूर्ण विश्व छोटा होता जा रहा है। कम्युनिकेशन के साधनों में तेजी आ रही है। पिछले 50 सालों में मानवीय मस्तिष्क काफ़ी उन्नत हो गया है। मानव समाज की विचारधारा अपने अपने कोशों से निकलकर काफ़ी उन्नत हो रही है। इसीलिए पूरी दुनिया में एक अजीब बात हो रही है। पूरा मानव समूह एक ही भाषा में बात करने लगा है। यह एक प्राकृतिक चमत्कार है। समूचे विश्व के कौवे कांव कांव करते हैं, बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करती हैं। किसी भी प्रांत या देश के प्राणियों के प्रजाति का भाषा उच्चारण और संदेश एक ही जैसे होता है। प्राणियों की भाषा वैश्विक होती है। उदाहरणार्थ, भारत देश के बिल्लियों को अमेरिका में लेकर गए तो अमेरिका की बिल्लियां भारतीय बिल्लियों की भाषा समझ पाएगी। उनमें कम्युनिकेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मानव समूह केवल एक ऐसी प्रजाति है जिन्होंने अपने अपने भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल अपनी अपनी भाषाएं निर्माण की। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन प्रांतवाद के आक्रमणकारियों ने अपने श्रेष्ठत्व को जताने के लिए भाषा को ही माध्यम बना दिया। मेरी भाषा श्रेष्ठ, तुम्हारी भाषा कनिष्ठ, ऐसा भेदभाव निर्माण किया। लेकिन अब बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व भर से करीब करीब 4,500 से भी ज़्यादा बोली भाषाएं लुप्त हो गई है। उदाहरण के तौर पर पाली, मागधी, अर्धमागधी, थोड़ी बहुत संस्कृत भी, इजिप्शियन भाषाएं, आदिवासियों की स्थानिक भाषाएं, भटके वंचित समाज वर्ग की भाषाएं इत्यादि। भारत देश के प्रमुख 22 भाषाओं पर हम नज़र डालें तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि यह सब प्रांतिक भाषाएं नागरी और ग्रामीण ऐसे दो हिस्सों में बटी हुई हैं। जहाँ ग्रामीण भाषा धीरे धीरे नागरी भाषा में विलीन हो रही है और नागरी भाषा इंग्लिश में विलीन हो रही है। हमारे महानगरों में पिछले 20 सालों में स्कूलों के पढ़ाई के माध्यमों में एक ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। हर विद्यार्थी के पढ़ने का माध्यम इंग्लिश हो रहा है। यह बदलाव इतना तेज़ है कि अब 18 साल के अंदर की युवा पीढ़ी अपनी अपनी मातृभाषा तो बोल सकती है, किंतु उसे लिख नहीं सकती। अपनी अपनी मातृभाषा लिखने वाली हमारी यानी कि 40 के प्लस उम्र वाले लोग यह आखिरी पीढ़ी है। आने वाले 100 सालों में हमारी मातृभाषा भी लुप्त हो जाएगी और इंग्लिश भाषा को हम विश्व भर में पाएंगे। इस विश्लेषण के बाद हमें विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम खुद इस परिवर्तन का एक अहम हिस्सा भी रह चुके हैं। शायद आप 10वीं 12वीं तक पढ़े होंगे तो इस मुद्दे को आसानी से समझ पाएंगे। अपनी मातृभाषा की किताब में हमें अक्सर 100 साल पुराने कुछ पाठ रहते हैं, कुछ संत कबीर के दोहे रहते हैं, फिर 50 साल पुरानी क्लासिकल कथाएं रहती है और मॉडर्न कथाएं भी रहती हैं। उन पर जब आप नज़र डालोगे तो यह समझ पाएंगे कि हमारी मातृभाषा में कितना सारा बदलाव आया हुआ है। पाठशाला में सिखाई जाने वाली भाषा और हमारी बोली भाषा, इनमें फ़र्क तो देखिए। कितने सारे इंग्लिश शब्द हम इस्तेमाल करने लगे हैं। यह एक प्राकृतिक बदलाव है। पॉलिटिकल नेतागण इसे पश्चिमी आक्रमण कहते हैं, लेकिन मेरे जैसे समाजशास्त्र विचारक इसे मानव समाज के उत्थान की एक प्रक्रिया मानते हैं। क्या हम शर्ट पैंट नहीं पहनते हैं? बिल्कुल, आदिवासी लोग भी शर्ट पैंट पहनते हैं। कहाँ गए हमारी धोती, कुर्ती, पजामा? यह पश्चिमी आक्रमण नहीं है, संपूर्ण मानव समाज में आया हुआ परिवर्तन है। इससे कम से कम इतना तो अच्छा हुआ कि पहनावे को लेकर हमारे जितने भेदभाव थे उनको हम भूल चुके हैं। क्या हम हर रोज़ सुबह को उठकर चाय नहीं पीते हैं? क्या हम बटाटा के व्यंजन नहीं खाते हैं? क्या हम आज मनोरंजन के लिए पूर्णतः टेलीविज़न पर निर्भर नहीं हैं? यह सब चीज़ें पश्चिमी देशों की देन हैं। जो अच्छा है उसे स्वीकृत करना यह सहज मानवीय प्रवृत्ति है। यह सामाजिक विश्लेषण यहाँ देने का विशेष कारण है। अगर अंग्रेजी भाषा सीखने का विरोध हमारे परिवार में है या हमारे यार दोस्तों का विरोध है तो हम लाख किताबें पढ़ें, उसके बावजूद भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि भाषा सीखना, बोलना यह एक सामूहिक प्रयास होता है।
जिस परिवार में हम रहते हैं, जो लोग हमारे आजू बाजू में रहते हैं, उन्होंने अगर हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के प्रयत्नों की सराहना नहीं की या हमारे साथ उन लोगों ने भी इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं किया, तो आप जल्दी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अगर आपके दोस्त, आपके परिवारजन आपका मजाक उड़ाएंगे तो आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। और अगर हमारे परिजन, मित्र अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें भी उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। हम वही भाषा बोल सकते हैं जिसे हम बार बार सुनते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम इंग्लिश न्यूज़ या इंग्लिश सिनेमा बार बार देखें, ज़रूर देखें। पुराने ख्यालात के लोग इंग्लिश सिनेमा को गंदा समझते हैं, लेकिन जेम्स बॉन्ड, रॉकी, रैम्बो जैसी फिल्में, जैकी चैन की फिल्में देखने लायक होती हैं। कितनी सारी नई हिंदी फिल्में हम दिखाएंगे जो परिवार के साथ देखने लायक भी नहीं होती। स्पोकन इंग्लिश की सीडी सुनना भी एक अच्छा अभ्यास है। अपना शब्द संग्रह बढ़ाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। जिस किसी में आपको रुचि है ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर, कॉमिक्स, कथा, कादंबरी, कहानी, उपन्यास कुछ भी पढ़िए, क्योंकि हमें इंग्लिश के वाक्य बनाना आना चाहिए। अनेक लोगों की तकलीफ यह है कि वह इंग्लिश बोलने का प्रयास ही नहीं करते। सही या गलत इसकी फिक्र छोड़ दीजिए, बोलते रहिए। कामयाबी के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली है प्रैक्टिस, दूसरी है प्रैक्टिस और तीसरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हमारी बुक खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, कृपया उसको फॉलो करें। धन्यवाद।